सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 10 के विषय में चर्चा करेंगे, यानी सीसी 10 के विषय में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि ये जो सिलेबस है इकोनॉमी से संबंधित है, वो भी एंशियंट से रिलेटेड है ज़्यादा, यानी ऋग वैदिक एज, लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी, मौर्यन पीरियड की इकोनॉमी, गुप्ताज पीरियड की इकोनॉमी, इन सारी इकोनॉमी के बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। तो आज हम इसी पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसा कि आप अखबारों के माध्यम से भी आप न्यूज़ से परिचित होंगे कि जो होम मिनिस्टर है वो यूनिवर्सिटीज़ को, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनको उनकी परीक्षा लेने की इजाज़त दे दी है। तो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा अगस्त सितंबर के मंथ में कंडक्ट हो जाएगी। इसके लिए जल्द कोई सूचना आपको मिलेगी। तो अभी तो आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, लेकिन आप सोच लीजिए कि आपको 4th सेमेस्टर की तैयारी बहुत कम समय में कर लेना है। और इसके लिए कुछ वीडियो हम लोग भी बना चुके हैं, और भी जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी समय है उसमें उन सारे टॉपिकों का हम चर्चा करें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी ऋग वैदिक पीरियड की भी है, लेटर वैदिक एज की भी है। तो आज हम लोग ऋग वैदिक का इकोनॉमी भी देखेंगे और लेटर वैदिक एज का भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, क्योंकि अस्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था। वो धुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। देखिए, कृषि यदि आपको करना है तो आपको एक परमानेंट सेटलमेंट होना पड़ेगा, अस्थायी आपको सेटल होना पड़ेगा कहीं पर, तभी आप कृषि कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनका जीवन यह अस्थायी था, इसलिए कृषि के अपेक्षा इन्होंने ऋग्वैदिक काल में पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिए। ठीक है, जानवरों को पालना, गाय को पालना और भी जानवरों को जो पालतू है उनको पालना, इनका जो है सो इकोनॉमी का आधार रहा। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। गाय की गणना जो है संपत्ति में की जाती थी। जिन व्यक्ति के पास जितने गाय होते थे, समझ लीजिए कि वो उतना ज़्यादा धनवान होता था, उतना ज़्यादा वो सुखी संपन्न होता था, जिनके पास जितनी गाय होती थी। ऋग्वेद में 176 बार, 176 बार गायों का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिए, कितना बार? 176 बार गायों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई है। आर्यों के बीच जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुई है वो गायों को लेकर हुई है। गाय को लेकर ही वो आपस में झगड़ते थे। ऋग्वेद में युद्ध को प्रायः गविष्टि, उसको आप बोल सकते हैं गायों के अन्वेषण है। इसी प्रकार गवेषण, गोषु, गत्य, गभ्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। किसके लिए प्रयोग होते थे? युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। गायों को अघन्य, इसका मतलब होता है कि न मारने योग्य। अघन्य का मतलब होता है न मारने योग्य। अष्टकर्णी, छेदे हुए कान वाली, या जिनके कान पर 8 का निशान हो,
आदि नामों से भी पुकारा गया है। पनी नामक व्यापारी, यानी पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी, उसमें गाय विशेषता होते थे, चोरी में गाय विशेष रूप से चोरी होती थी, करने के लिए कुख्यात था। एक अन्य प्रकार के व्यापारी वृभु का उल्लेख हुआ है, जो दानशील थे। क्या थे वो? दानशील थे, यानी दान करने वाले थे। गाय के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था। इसको ध्यान में रखिएगा कि गाय के बाद कौन सी पशु का सबसे ज्यादा महत्व ऋग्वेदिक एज में था, तो वो आपका है घोड़ा। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः जो है सो रथ में होता था। ऋग्वेद में बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट को उसमें बोला जाता था उष्ट्र। ऊंट तथा सरावा नामक एक पवित्र कुतिये का उल्लेख है। सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋग्वेद में किस जानवर का उल्लेख नहीं है, तो आपका बाघ और हाथी का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझें। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कृषि का क्या था। कृषि तो आपको बोले उतना ज्यादा नहीं था, फिर भी इसमें देखते हैं क्या क्या चीज होता था। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि गौण था, मतलब बहुत कम था। ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। कहाँ बताइए? 10,462 श्लोक हैं, उसमें मात्र जो है 24 में कृषि का उल्लेख है। यानी कृषि का महत्व उतना ज्यादा ऋग्वेदिक काल में नहीं था। कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त है। उर्दर, धान्य एवं वपनति। चर्सनी शब्द का प्रयोग कृषि या कृषि हेतु किया गया है। जुते हुए क्षेत्र को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जुते हुए खेत को क्षेत्र, जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। भूमि खेतों में विभक्त थी, जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्ले होती थी। खिल शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। हल से बनी हुई नालियों या कूड़ों को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको सीता कहा जाता था। हल के लिए लांगल एवं बैल के लिए वृक। हल के लिए लांगल और बैल के लिए वृक शब्द मिलता है। जबकि हलवाहे को किवाश कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको किवाश कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। खाद को शाकम अथवा करीस कहते थे। खाद को शाकम अथवा करीस कहते थे, जबकि खलिहान को खल कहा जाता था। सिंचाई के लिए 2 प्रकार के जलों का उपयोग किया जाता था। पहला है सवअंजा, यानी वर्षा, तालाब, हद आदि का पानी। दूसरा है खनित्रमा, खोद करके निकाला गया पानी, जैसे कुआं अवट से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। फसल हंसिया, द्राती या तसरीनी द्वारा काटा जाता था। अनाज प्राप्त करने के लिए सुप यानी सुप और तित्यु चलनी का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं ऋग्वेद काल की उद्योग धंधे। ठीक है, वही है इकोनॉमी में ये सब सारा कुछ आपके आ जाएंगे, उद्योग धंधा भी आ जाएंगे।
तो ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। तांबे या कांसे का अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ी के लिए तक्षण तथा धातु कर्मी के लिए कर्मार शब्द मिलता है। शोना के लिए हिरण्य शब्द तथा सिंधु नदी के लिए हिरण्यी शब्द प्रयुक्त हुआ, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त किया जाता था। बसो वाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था। क्या कार्य करता था? कपड़ा बुनने का कार्य करता था। कपड़े की बुनाई करघे से की जाती थी। करघों को तसर, ताना को ओतु तथा बाना को तंतु कहा जाता था। कपड़े में कढ़ाई बुनाई की जाती थी। कढ़ाई बुनाई के लिए सीरी और पेशकारी शब्द का प्रयोग भी मिलता है। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में आपका लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार में क्या है भाई? तो ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनके वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चल पाता है। हालांकि एक स्थान पर अश्विन कुमार द्वारा 100 पतवारों वाले नावों द्वारा तुंग के पुत्र भुज्यु को बचाने का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा भाई? तो अश्विन कुमार द्वारा 100 पतवारों वाली नावों द्वारा तुंग के पुत्र भृजु को बचाने का उल्लेख मिलता है। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। पनी नामक अनिवार्य व्यापारी का उल्लेख है जो आर्यों की गायों को चुरा लेते थे। पनी क्या करता था भाई? आर्यों की गायों को चुरा लेते थे। एक अन्य प्रकार के दानशील व्यापारी भृगु का भी उल्लेख मिलता है। लेन देन में गाय प्रमुख माध्यम थी। निष्क एक प्रकार का स्वर्ण का ढेर था। निष्क क्या था? स्वर्ण का ढेर था, जिसका प्रयोग तोल के रूप में, मापन तोल के रूप में होता था। मन स्वर्ण का ढेर एवं तोल की इकाई थी। कुल मिलाकर ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। आर्य शहरों में नहीं रहते थे। वे संभवतः किसी न किसी तरह का गड्ढा बनाकर मिट्टी के घर वाले गांवों में रहते थे। तो ये हम लोग का हो गया आपका ऋग्वेदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था। फिर आपका एक टॉपिक जो है सो पीजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 10 के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी। हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। उत्तर वैदिक कार्यों में आर्यों के जीवन में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आया। इसके पुरातात्विक प्रमाणों जैसे PGW चित्रित धूसर मृदमान, इसका हिंदी होता है, NBPW उत्तरकाली पॉलिश वाले मृदमान आदि प्राप्त होते हैं। इसी कारण उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया तथा पशुपालन कम हो गया। इन सब का प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। क्या था इसका? लोहे का प्रयोग था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले में स्थित अंतरजी खेड़ा में से प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि क्षेत्र में क्या आई? क्रांति आई। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल की कृषि व्यवस्था। कृषि को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कृषि। उत्तर वैदिक कालों में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि हलों में 6, 8, 12
और 24 तक के बैल जोते जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के लिए कृषण या कृषंत, बुआई के लिए बपंत, कटाई के लिए लुनून लुनंत तथा मंडाई के लिए मिननु, मृणन तथा मृणंत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंतरिजी खेड़ा से जौ, चावल एवं गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जबकि हस्तिनापुर मेरठ जिला से चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल के लिए सीर तथा गोबर की खाद के लिए करिस शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में चावल के लिए ब्रही और तंदूल, गेहूं के लिए गोधूम, धान के लिए साली, उड़द के लिए मांस, सरसों के लिए सारिस्का, शावा के लिए श्यामंक, अलसी के लिए उम्पा, गन्ना के लिए इच्छू, सन के लिए सन आदि का प्रयोग हुआ है। इस वर्ड में जो आपको बताया ये आपका लेटर वैदिक पीरियड का है, यानी उत्तर वैदिक काल का है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इस काल में कृषि की सिंचाई के साधनों में तालाबों एवं कुओं के साथ साथ पहली बार अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख हुआ है। प्यारे विद्यार्थी जी, ये प्रश्न आपको कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, कंपटीशन की परीक्षा में, कि नहरों का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है, तो आपको उत्तर बताना है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंतर्वृष्टि, अनावृष्टि से फसलों की रक्षा के लिए मंत्रों का उल्लेख है। फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। पहला कृष्टि पच्य, खेती करके पैदा की जाने वाली फसल। दूसरा है यह कृष्टि पचच्य, बिना खेती के किए पैदा होने वाला फसल, बिना खेती का जो फसल पैदा हो जाता है उसको बोलते हैं अकृष्टि पचय। आगे हम लोग बात करेंगे पशुपालन का। उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि प्रमुख मुख्य रूप से पाले जाते थे। हाथी का पालना भी शुरू हो गया था। इसके लिए हस्ती या वारन शब्द मिलता है। हाथी पर अंकुश रखने वाले हस्ती सब कहा जाता था। यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर गोवध करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। भैया केवल जग के समय ऐसा होता था, लेकिन जगों के अलावा यदि आप गाय का कहीं वध करते हैं, मारते हैं, तो आपको मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे उद्योग धंधे के विषय में, क्योंकि ये भी इकोनॉमी का पार्ट है। वाजसन्य संहिता तथा तैत्रीय ब्राह्मण, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वाजसन्य संहिता तथा तैत्रीय ब्राह्मण से इस समय के व्यापारियों की सूची दी गई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख व्यवसायी कुलाल, इसको बोलते हैं कुंभकार, था। बेंत का व्यवसाय करने वाले को बिदालकार कहा जाता था। स्वर्णकार, मणिकार, मणियों का व्यवसायी, कंटकीकार, बांस का वस्तु बनाने वाला, रजू सर्ज, रस्सी बांटने वाला, अयस्ताप, धातुओं को गलाने वाला, रज इत्री, कपड़ा रंगने वाला, चर्मकार, चमड़े पर कार्य करने वाला आदि नाम भी मिलते हैं। इस काल में कुछ धातुओं के नाम मिलते हैं। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। जैसे लोहा के लिए कृष्ण अयस, लोहा के लिए क्या मिलता है? कृष्ण अयस मिलता है। तांबे के लिए लोहित अयस मिलता है। तांबे या कांसे के लिए अयस, चांदी के लिए रुक्म या रुप्य, सीसा के लिए शिष्य और रांगों के लिए त्रपु शब्द मिलता है। वाजसन्य संहिता में मछुआरों के लिए दास, धीवर, केवट आदि शब्द मिलते हैं। ये सब जो नाम में आपको बताया ना, दास, धीवर, केवट आदि शब्द, ये जो है सो मछुआरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द तथा तैत्रीय ब्राह्मण में श्रेष्ठ शब्द का उल्लेख है, जिससे व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारियों की भी श्रेणी थी। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुशिद शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुछ दिन शब्द मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे। बांट की मूल इकाई रत्तिका अथवा गुंजा का लाल दाना था।
गुंजा का लाल दाना था, यहाँ पर बाट की मूलिकाएं। साहित्य में तुला बीज कहा गया है, साहित्य में इसे क्या कहा गया है? तुला बीज। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। ड्रोन अनाज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ड्रोन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू द क्रॉप्स, फसल को, अनाज को, है ना, उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए, वेट करने के लिए रखा जाता रहा। बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां करती थी। देखिए, स्त्रियां भी कम नहीं थी, स्त्रियां भी एकदम घर से बाहर हो गई थी काम करने के लिए। बुनाई का कार्य केवल स्त्रियां करती थी। चमड़े, मिट्टी और लकड़ी के शिल्पों में भारी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए। काल और लाल मृदभांड, काली पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। लाल मृदभांड उनके बीच सर्वाधिक प्रचलित था। लाल मृदभांड जो था उनके बीच जो था वो काफी प्रचलित था और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वप्रिय विशिष्ट सूचक हैं। इनमें कटोरे और थालियां मिली है जिनका व्यवहार शायद उद्यमियान उच्च वर्णों के धार्मिक कृतियों या भोजन या दोनों के कामों में करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड में कांच की निधियों और चूड़ियां भी मिली है। इनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में गिने चुने लोग ही करते थे। मतलब चित्रित धूसर मृदभांड का सब लोग प्रयोग नहीं कर पाता था। इसे जो सुखी संपन्न है, अमीर आदमी है, वही लोग इसका उपयोग किया था। आगे हम लोग बात करेंगे व्यापार। उत्तर वैदिक के आर्यों को समुद्र ज्ञान हो गया था। क्या ज्ञान हो गया था? समुद्र ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्यों में पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र एवं समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। वैदिक ग्रंथों में इससे किसी न किसी तरह के वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। यह व्यापार अब भी वस्तु विनिपत्ति पर आधारित है। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों का भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदान में अस्थायी रूप से बसने लगे। अभी भी लोग कच्ची ईंटों का घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके हुए टूटे घरों में रहते थे। अभी भी वो पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द आया है, पर उत्तर वैदिक काल में अंतिम दौर में आकर हम नगरों का आरंभ का मंद अभ्यास ही पाते हैं। आगे हम बात करेंगे हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो महज गर्भावस्था वाले नगर थे। यानी हस्तिनापुर और कौशाम्बी तो महज गर्भावस्था वाले नगर थे। बहुत नया जन्म हो रहा था इन लोग का। इन्हें आर्द्र नगरीय स्थल भी कहा जाता था। यानी हस्तिनापुर और कौशाम्बी को आर्द्र नगरीय स्थल भी कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पीजी सेमेस्टर 4 के लिए CC8 का हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास किए। आपको मैंने बताया कि इसमें आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना है कि वैदिक एज में कैसा था, उत्तर वैदिक एज में कैसा था, मौर्यन पीरियड में कैसा था, गुप्ता पीरियड में कैसा था, सातवाहन के पीरियड में कैसा था, कुषाण के पीरियड में कैसा था इकोनॉमी भारत की। तो इसका हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास किए। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।